का दंगल जीतने के बाद अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, जिसे लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच भी इस चीज़ को लेकर बातचीत हो चुकी है। इसी बीच अभी प्रधानमंत्री विदेश में हैं और 15 तारीख यानी 14 तारीख की देर रात को प्रधानमंत्री वापस लौटेंगे। उसके बाद माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा उसके नाम को लेकर 16 तारीख को विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। और सबसे खास बात ये रखा गया है, चूंकि दिल्ली में सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं पूरी कैबिनेट बीजेपी को तय करनी है। ऐसे में मुख्यमंत्री सहित 7 मंत्री दिल्ली में होते हैं, जो कि यहाँ का फिक्स डेटा है उस आधार पे। और बताया ये जा रहा है कि पार्टी पूरी तरह से मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम कैबिनेट में जो सहयोगी होंगे उनके नाम पे भी चर्चा कर रही है। खास बात यह है कि महिलाओं और युवाओं का विशेष ध्यान रखेगी पार्टी, ये भी तय है। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक स्थितियों का भी ध्यान रखेगी, क्योंकि दिल्ली में हर जगह के पूर्वांचल, पंजाबी और अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग इलाकों के लोग रहते हैं और सबने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट दिया है। और कई सारे उम्मीदवार तमाम वर्गों से जीत कर आए हैं, तमाम क्षेत्र में रहने वाले लोगों से जीत कर आए हैं। इसलिए बीजेपी के सामने ये चुनौती बड़ी है। ऐसे में कई तरह के नाम बाजार में तैर रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में उन पर चर्चा हो रही है, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी ने अभी तक नहीं किया है। ये तय है कि 16 को विधायक दल की बैठक होगी और अगले हफ्ते दिल्ली को बीजेपी का नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में चुनावी नतीजों के बाद आज बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले बीजेपी ने लगभग 43 समितियों की जो है वो घोषणा की थी, जिसमें बहुत सी कमेटियां बनाई गई थी जो कि इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रही थी, चुनाव प्रचार कर रही थी। जिसमें एक नैरेटिव जो कमेटी थी वो थी, मीडिया सेल कमेटी थी, इलेक्ट्रॉनिक कमेटी थी, साथ ही साथ पूर्वांचल, दलित, ये सभी कमेटीज जो हैं वो इन 43 कमेटियों में शामिल है, जिसको लेकर इस वक्त चिंतन मंथन चल रहा है। इसमें बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी हैं बैजयंत पांडा वो मौजूद हैं, सह प्रभारी अतुल गर्ग इस वक्त मौजूद हैं, साथ ही साथ वो 13 नाम जिसमें सांसद भी मौजूद हैं, साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव, बात की जाए अगर एमसीडी के एलओपी राजा इकबाल सिंह मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 46 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। कैसे जो है वो जीत का आंकड़ा इतना बड़ा, उस पर तो मंथन चल ही रहा है, लेकिन जिन सीटों पर बीजेपी नहीं जीत पाई, यानी कि वो 22 सीटें जो आम आदमी पार्टी की झोली में गई, उन पर भी यानी कि उन सीटों पर आखिर बीजेपी क्यों हारी, उसको लेकर मंथन चल रहा है। कैमरामैन हरविंदर के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार द्वारा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का सम्मान करने से महाविकास अघाड़ी में दरार पड़ गई है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने शरद पवार को नसीहत दी है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। महाराष्ट्र की राजनीति में कौन किस तरफ है यह बता पाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने शरद पवार को नसीहत देते हुए कहा कि उनको मंच साझा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के साथ गद्दारी की है। गौरतलब है कि कल मराठी साहित्य सम्मेलन का जो दिल्ली में कार्यक्रम चल रहा था, उसमें एकनाथ शिंदे को शरद पवार के हाथों सम्मानित किया गया। दोनों ने मंच साझा किया, दोनों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ भी की। शरद पवार ने ठाणे के विकास के लिए एकनाथ शिंदे की तारीफ की, तो एकनाथ शिंदे ने कहा कि शरद पवार राजनीति के वो खिलाड़ी हैं जो गुगली डालने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे खिलाफ कभी गुगली नहीं डाली। दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर आरजेडी पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में जो भी काम हुआ वो बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन वाली सरकार में ही हुआ है, जबकि कुछ 2005 के पहले बिहार में कुछ नहीं था। न तो महिलाएं घर से निकला करती थी, नहीं शाम ढलने के बाद कोई पुरुषों को बाहर निकलने की इजाजत देती थी, क्योंकि उस समय विधि व्यवस्था की स्थिति काफी खराब थी। लेकिन 2005 में सरकार में आने के बाद उन्होंने स्थिति में सुधार लाया और आज महिलाओं हो या फिर बच्चे 10 बजे रात तक वो सड़कों पे घूम सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना के बापू सभागार में संत शिरोमणि रविदास की जयंती समारोह सहित में शिरकत कर रहे थे, जिसका आयोजन बीजेपी नेता और बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री जनक राम ने किया था। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहीं भी इस पूरे अपने संबोधन के दौरान ना तो लालू यादव का नाम लिया, ना तेजस्वी यादव का नाम लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझसे 2 बार गलती हुई थी, लेकिन अब आगे भविष्य में कभी ये गलती नहीं होगी और बिहार में एनडीए की सरकार ही चलती रहेगी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना के स्टूडियो।
सवाल उठने के बाद आखिरकार उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में शामिल किया गया। इससे पहले एकनाथ शिंदे को इस प्राधिकरण से बाहर रखा गया था, लेकिन अब नियमों में बदलाव करके एकनाथ शिंदे को इसमें जगह दी गई है। बता दें कि हाल ही में इस प्राधिकरण का पुनर्गठन हुआ था, जिसमें 9 सदस्य शामिल किए गए थे। इसका नेतृत्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे और इसमें अजित पवार को भी बतौर सदस्य जगह दी गई थी। साल 2005 में मुंबई में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद इस अथॉरिटी का गठन किया गया था। आपातकालीन समय में ये अथॉरिटी समन्वय का काम करती है और अहम भूमिका निभाती है। शहरी विकास और गृह निर्माण मंत्री होने के बावजूद भी शिंदे को इस प्राधिकरण से बाहर रखा गया था, जिसे लेकर राजनीतिक चर्चा छिड़ गई थी। इसे लेकर न सिर्फ शिंदे के साथ साथ पूरे शिवसेना में नाराजगी के सुर उठने लगे थे, बल्कि राजनीतिक गलियारों में महायुति में दरार की चर्चा भी जोर शोर से शुरू हो गई थी। इस चर्चा के बाद खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सामने आकर बयान देना पड़ा था कि महायुति में सब कुछ ठीक है और कोई भी मतभेद या तनाव नहीं है, और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को नियमों में बदलाव करके जगह दी जाएगी। और आखिरकार मंगलवार को ही कैबिनेट की बैठक में प्राधिकरण के नियमों में बदलाव किए गए और एकनाथ शिंदे अब इस प्राधिकरण का हिस्सा है। कैमरा पर्सन सुशील भारती के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हरनौत से चुनाव लड़ेंगे? पटना की सड़कों पर लगे इस पोस्टर से तो कुछ ऐसा ही लगता है और इस पोस्टर ने पटना की राजनीति में खलबली मचा दी है। दरअसल यह पोस्टर पटना में जेडीयू ऑफिस के और आरजेडी ऑफिस के बीचों बीच लगा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हरनौत की जनता जिसे चाहेगी वही राजा बनेगा। दरअसल इस पोस्टर को लगाया है यहाँ पे रवि गोल्डन कुमार, जो अपने आप को भावी उम्मीदवार मानते हैं हरनौत विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में, और इन्होंने ये पोस्टर लगाया है। लेकिन कांग्रेस के पोस्टर में निशांत कुमार की तस्वीर लगी है, जिन्हें राजा का बेटा बताया गया है, जबकि रवि गोल्डन कुमार को प्रजा का बेटा बताया गया है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि निशांत क्या राजनीति में आएंगे और हरनौत से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो कयासबाजी चल रही है उसके बाद इस तरह के पोस्टर लगने के बाद सियासत भी गर्म हो चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, लेकिन जिस तरीके से इस पोस्टर को लगाया गया है उसके बाद और जिस तरीके से सियासत में आने की बात भी की जा रही है निशांत कुमार को, उसको लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन राजनीतिक कयासबाजी का दौर भी जारी है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर देश और दुनिया से आने वाले उद्योगपतियों की मेहमान नवाजी के लिए भोपाल में तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को GIS का उद्घाटन करेंगे, तो इसका समापन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। भोपाल में मानव संग्रहालय में इसका आयोजन होगा, 2 दिन का आयोजन है, लेकिन भोपाल में सड़क चौराहे या दीवारों पर मध्य प्रदेश की संस्कृति, सभ्यता, जनजाति समाज को जीवित रूप देने वाले जो उकेरी जा रही आकृतियां, आपको बता दें कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में ये पहला मौका है जबकि होगा, और इससे पहले इंदौर में हुआ था। लेकिन खास बात यह है कि इस बार मध्य प्रदेश सरकार का यही फोकस है कि 20 लाख से ज़्यादा मध्य प्रदेश के बेरोजगारों के साथ साथ जो स्टार्टअप हैं युवाओं के लिए, उनको एक बड़ा मौका यहाँ पर दिया जाए। आपको बता दें कि इस समिट में मध्य प्रदेश सरकार का यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले मध्य प्रदेश के, और साथ में मध्य प्रदेश में निवेश करने वालों लोगों की, जो उद्योगपतियों की संख्या बढ़ाई जा सके। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ रश्मि श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। 14 फरवरी को किसानों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच एक अहम बैठक चंडीगढ़ में होने जा रही है, जहां पर किसानों की मांगों के ऊपर पूरी तरह से मंथन किया जाएगा, चाहे वो MSP की मांग हो या फिर अन्य मांगे हैं। लेकिन वहीं पर केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए किसानों ने अपनी महापंचायतें शुरू की हुई है। बेशक किसानों का जो धरना है शंभू और खनौरी बॉर्डर चल रहा है, और आज खनौरी बॉर्डर के ऊपर भी हजारों की तादाद में किसानों की एक महापंचायत भी हुई है, जिसमें केंद्र सरकार के ऊपर जमकर निशाने भी साधे गए हैं। और वहीं पर बड़े किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा को अचानक ही हार्ट अटैक भी आ गया, जिनको पटियाला के रजिंद्रा हॉस्पिटल में
दाखिल करवाया गया है। लेकिन इसके साथ ही किसानों ने जिस तरह से आर पार की लड़ाई का मन बनाया हुआ है और वहीं पर किसानों की एकता को लेके प्रयास भी शुरू हो चुके हैं और चंडीगढ़ में अहम बैठक भी हुई है। विशाल इंग्लिश न्यूज 24 चंडीगढ़। माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ प्रयागराज में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं और सुबह से जो आंकड़ा है वो काफी चौंका देने वाला है। अब तक 92 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने सुबह 8 बजे तक स्नान किया हुआ है और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 2.5 करोड़ श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से आकर स्नान करेंगे। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ प्रयागराज के अलग अलग घाटों पर स्नान कर रहे हैं। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 3 बजे से ही लगातार वॉर रूम में बैठकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर्षोल्लासित हैं और खुश हैं कि इस बार उनका जो माघ पूर्णिमा पर स्नान हो रहा है वह काफ़ी फलित होगा और सुगम होगा, क्योंकि लोग अलग अलग रास्तों से पैदल, वाहनों से या फिर ट्रेनों के माध्यम से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरेज, ड्रोन से भी पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं हेलीकॉप्टर के जरिए भी पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं के ऊपर की गई। कैमरा दीपक दुबे, न्यूज़ 24 प्रयागराज। महाकुंभ के मौके पर जैसे प्रयागराज में लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं और वहां पे त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल के हुगली नदी पे यहाँ पे त्रिवेणी में लोगों का पहुंचने का तांता शुरू हो चुका है। कुंभ के महापर्व पे यहाँ पे जिस तरह से 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख को यहाँ पे महाशाही स्नान चल रहा है और ऐसी मान्यता है कि आज 12 तारीख को जो यहाँ पे त्रिवेणी में डुबकी लगाएगा उसे सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसी मान्यता थी कि जो पहले साधु संत हुआ करते थे हुगली के त्रिवेणी में यहाँ पहुंचा करते थे, गंगा नदी में डुबकी लगाया करते थे और यहाँ के बाद सीधा प्रयागराज पहुंचते थे। लेकिन इस बार प्रयागराज में महाकुंभ लगने की वजह से सारे जो नागा साधु हैं वहाँ पहुंचे हुए हैं, साधु संत वहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन त्रिवेणी नदी पे यहाँ पे लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग त्रिवेणी यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का जिस तरह से मिलन है यहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आज का दिन महा स्नान के रूप में देखा जा रहा है। लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं और गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 हुगली। महाराष्ट्र के साइबर सेल ने यूट्यूब शो इंडिया गॉट लैटेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कार्यक्रम में शामिल सभी 30 से 40 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। इस कार्रवाई में शो के पहले से लेकर 6ठे एपिसोड तक के प्रतिभागी शामिल हैं। अधिकारियों ने सभी संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चल रही जांच के तहत हर व्यक्ति से अपने बयान दर्ज कराने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक राखी सावंत, दीपक कलाल सहित कई अन्य लोगों को समन भेजा गया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा ने खार पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज करवाया है। इंडिया गॉट लैटेंट में रणवीर अलाहाबादिया के बेहद अश्लील कमेंट के बाद उपजे विवाद में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था और बयान दर्ज करवाने के लिए पुलिस ने कहा था। जानकारी के मुताबिक इस मामले में जिन 30 से 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है उन सभी लोगों को अपना अपना बयान जो है वो दर्ज कराना पड़ेगा। कैमरामैन संजय यादव के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। यूपी के बागपत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का किया अनावरण। दरअसल रालोद संस्थापक व पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर आज छपरौली के श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जयंत चौधरी भी रहे मौजूद। बता दें 5 फरवरी 2024 को स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा लगाई गई थी। उस समय रालोद और सपा का गठबंधन चल रहा था। प्रतिमा के अनावरण की घोषणा कर दी गई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में हलचल के बाद कार्यक्रम रद्द हो गया था, क्योंकि सपा से लोकसभा की सीटों के बंटवारे को लेकर जयंत चौधरी की अनबन के चलते ऐसा हुआ था। कुछ दिन बाद रालोद और सपा का गठबंधन टूट गया था। यहाँ आपको ये भी बता दें, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा के अनावरण की चर्चा चली, लेकिन ये कार्यक्रम भी रद्द हो गया था। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के कुलतली में एक गांव में बाघ घुस जाने की वजह से पूरे गांव के लोग दहशत के साए में थे। अचानक बाघ की खबर पाते ही लोगों में पूरी तरह से आग के तरफ यह खबर फैल चुका था। लोग डर के साए में अपने घरों में ही थे। लोगों ने जिस तरह से बाघ के पैर के निशान देखे और उसके बाद अपने घरों से बाघ के तलाश में निकले थे और तभी अचानक
बाघ ने ग्रामीणों के ऊपर में हमला कर दिया और ग्रामीण किस तरह से अपनी जान बचाकर उस बाघ के चंगुल से बाहर निकले हैं और इसमें एक व्यक्ति को पूरी तरह से बाघ ने घायल कर दिया। इसकी सूचना वन विभाग को दिया गया। वन विभाग मौके पर पहुंचकर पूरी रात जंगल में सर्च अभियान चलाया और उस बाघ को पिंजड़े में एक बकरी का बच्चा को बांधकर उस बाघ को उस पिंजड़े में कैद किया गया और इस घटना में एक व्यक्ति पूरी तरह से घायल हो गया है। उसे कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो कह सकते हैं कि लगातार सुंदरबन इलाके दक्षिण 24 परगना में बाघ है और बाघ के आतंक से लोग डरे सहमे हुए हैं। कैमरा पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, दक्षिण 24 परगना। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान ने पेट्रोलिंग कर रहे हमारे सेना के बहादुर जवानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है। इस फायरिंग में भारतीय सेना का एक जवान घायल हुआ है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि बीते कल भारतीय सेना के बहादुर जवान एलओसी पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। उसी दौरान पाकिस्तान की पोस्ट में मौजूद पाकिस्तानी सेना के जवान हमारे जवानों पर स्नाइपर के जरिए फायरिंग करते हैं, जिसमें एक जवान जख्मी होता है। दरअसल पाकिस्तान बौखलाया हुआ है क्योंकि ना तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और ना ही नियंत्रण रेखा पर दो आतंकियों की घुसपैठ नहीं करवा पा रहा है। लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि जो आतंकी लॉन्चिंग पैड में मौजूद हैं, उन आतंकियों को जल्दी से जल्दी ज्यादा संख्या में भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाई जा सके ताकि ये आतंकी जम्मू कश्मीर में ज्यादा आतंकी हमले को अंजाम दे सकें। लेकिन बॉर्डर पर हमारे जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं और वो दुश्मन को उसके किसी भी नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। नौशहरा से मेरे सहयोगी सुनील चंदन और जम्मू से कैमरामैन आरके कोल के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।